हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो रियल नंबर्स के आज सेकेंड लेक्चर में आप सभी का वेलकम। तो पिछले लेक्चर में हमने सब कुछ सीखा था नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में सारा डिस्कशन हो चुका था, जैसे रियल नंबर क्या है, या फिर नेचुरल होल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, रिलेटिव प्राइम, इन सब बारे में हमने बात किया था। इनफैक्ट हमने इमेजनरी नंबर के बारे में भी बात किया था। ठीक है, तो फाइनली हम ये भी देखे थे कि रियल और इमेजनरी का अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर और रेदर देन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ सारे नंबर्स का हमने एक चार्ट दिखा था कि नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आज हम क्लास 10th के एक टॉपिक की स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक है क्लास 10th का, चैप्टर 1 रियल नंबर की पहली टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है, ये सारी बातें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन क्या था। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन का, ठीक है, देखो ध्यान से। तो यूक्लिड्स डिवीजन में ये था कि मान लो एक कोई नंबर है बी और कोई एक नंबर है ए और बी कोई दो नंबर है। कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, पहले इसको ना मैं आपको कोई एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, फिर ए और बी वाले फॉर्म में आएंगे। जैसे मान लो एक नंबर है 7 और एक नंबर है 3। ठीक है, कंडीशन क्या था कि 7 3 से बड़ा है, और अगर 7 3 से बड़ा है तो 7 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कुछ कोशेंट आ रहा है। ठीक है, और कोशेंट के बाद कुछ रिमाइंडर भी आ रहा है। आइदर जीरो ही आया बाद में, कोई अगर ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर कुछ आ तो रहा है ना, जीरो ही आ रहा है बट रिमाइंडर तो आ रहा है। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना गया 1, कोशेंट कितना गया 2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंट। और इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इस नंबर को बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और ये नंबर क्या है, कोशेंट। ये नंबर क्या है, कोशेंट। तो यहाँ से एक सिंपल थ्योरी जनरेट होती है क्या, कि अगर कोई दो नंबर है तो बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको डिवाइड अगर करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा। एक कंडीशन यहाँ से और समझ में आती है कि सर देखो, जो ये रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर की वैल्यू चाहे कुछ भी आए वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। बात सही है, क्यों, क्योंकि अगर अगर मान लेते हैं डिवाइजर के इक्वल डिवाइजर से बड़ा रहेगा तो दोबारा डिवाइड नहीं हो जाएगा वो। तो इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा ही डिवाइजर से क्या आएगी, छोटी आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इसी बात को हम इस फॉर्म में समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कोई दो नंबर था ए और बी, और कंडीशन ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि ए को हम बी से डिवाइड कर सकते हैं, और अगर हम ए को बी से डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये था कि कुछ कोसेंट आया होगा और कुछ रिमाइंडर। क्लियर है बात। जैसे देखो, हम जानते हैं ना कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो यहाँ भी तो वही लिखे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ आया। तो यूक्लिड्स ने यही एक एल्गोरिथम दिया था, यही एक मतलब स्टेप दिया था जिससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते थे। कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे वो भी हम देखेंगे, बट अभी समझते हैं क्या था कि कोई एक दो नंबर था ए और बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए कैन बी या बी कैन डिवाइड ए, देन देयर विल बी सम कोसेंट एंड देयर विल बी सम रिमाइंडर। कंडीशन क्या है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो हमेशा ही इससे छोटी होगी और जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बात समझ आए। देखो ये ए और बी क्या था, ए क्या है, डिविडेंड, ए क्या है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, कोसेंट, आर क्या है, रिमाइंडर। इसका मतलब हम इस फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने के प्रोसेस को ही हम यूक्लिड्स डिवीजन मेथड और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। बात समझ आया। तो अब समझ लेते हैं एक बार। देखो इसका स्टेटमेंट आप देख लो क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम as the name suggested has to do with divisibility of integers, stated simply it says any positive integer। ठीक है, देखो बेसिकली देखो ये बना था सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, बाद में इसको नेगेटिव इंटीजर के लिए हमने आगे एक्सपेंड कर दिया खुद से। ठीक है, तो इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder r दैट इज स्मॉलर देन बी। मतलब वही क्या बोल रहा है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा। ध्यान देना, जीरो से बड़ा मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बात समझ आया। इस मेथड का यूज कैसे करते हैं अभी हम क्वेश्चन समझेंगे, इसको आगे चलते हैं।
देखो ध्यान से, वही सेम स्टेटमेंट लिखा है क्या कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, जैसे इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम और इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसी स्टेप्स को क्या बोलते हैं, उसका एल्गोरिथम बोलते हैं। क्लियर है बात इतनी। और लेमा क्या होता है, लेमा कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। जैसे मान लो कि हमने स्टेप्स बनाया और स्टेप से कोई एक रिजल्ट ले लिया, अब उसी रिजल्ट का यूज करके हम बाकी और भी जितने भी रिजल्ट है उसको अगर प्रूव कर रहे हैं, तो जिस रिजल्ट का हमने यूज किया उसी को क्या बोलते हैं, लेमा। तो बेसिकली लेमा क्या होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम पहले से कोई प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेमा। बात समझ आया। बेसिकली लेमा जो था ना पहले के टाइम में, लेमा एक पोस्ट हुआ करता था, ठीक है। एक कोई पोस्ट हुआ, जैसे अभी पोस्ट होता है ना, मतलब कोई भी पोस्ट, जैसे राजा हो गया, मंत्री हो गया, ये सब पोस्ट होता है ना, वैसे लेमा भी एक पोस्ट हुआ करता था। तो उस पोस्ट पे कोई बैठा होगा और वो जो भी स्टेटमेंट बोल दिया वो स्टेटमेंट मतलब फिक्स हो गया कि हाँ अब यही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया उसको, प्रूवन स्टेटमेंट, कि वो कहीं से प्रूव करके बता दिया कि ऐसा होता है तो हम मान लिए। तो इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम मतलब स्टेप, वो हमको स्टेप सिखाता है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेमा मतलब जो हमने स्टेप अभी सीखा है या जो भी स्टेप हमने प्रूव किया, अब उसी स्टेटमेंट का हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आई, क्लियर। तो 2 पॉइंट लेके हम आगे चलेंगे। क्या ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा ही डिवाइडर से छोटा होगा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। बात समझ में आया, क्लियर है बात, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कि भी हमने बोला कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इस कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए कि मान लो आर का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। जैसे ही आर का वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू। इसका ये मतलब था कि ए इज टोटली डिविजिबल बाई बी, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ रहा है। और जब ए बी से टोटली डिविजिबल होगा तो ये जो बी होगा ना, बी, इसी बी को हम बोलते हैं HCF ऑफ ए एंड बी। बी को क्या बोलते हैं, HCF ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये समझ में आया सर कि देखो जो ये इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम है, क्या ये HCF फाइंड करने के लिए होता है? हाँ, तो ये इक्विवेलेंस डिवीजन मेथड सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करने के लिए है, HCF फाइंड करने के लिए है। और HCF कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अभी देखते हैं, कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो, या दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, देखो 4052 एंड 12576, जैसे मान लो ये कोई हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या इक्विवेलेंस डिवीजन का यूज करके कैसे इस क्वेश्चन का हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अभी तो इतना समझ आ गया कि इक्विवेलेंस डिवीजन का मेथड हम लोग इसको यूज किस लिए करते हैं, HCF फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, एक है 4052 और दूसरा नंबर है 12576। क्लियर है। तो हम देखते हैं इन दोनों से बड़ा नंबर कौन है, इन दोनों से बड़ा है 12576, ठीक है। तो 12576 को हम क्या लिख सकते हैं, 4052 इंटू यहाँ पे कुछ क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो क्वोशेंट रिमाइंडर क्या आएगा, इसके लिए एक साइड पे आप डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे, 12576 इसको डिवाइड कर लो 4052 से, ठीक है। देखो ये 12,000 समथिंग लिखा है, ये 4,000 समथिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब अप्रॉक्स 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कि 3 टाइम्स हो रहा है या 3 से कम या ज़्यादा हो रहा है। देखो 3 2 6, 3 5 15 और 15 आ गया, और 3 4 12, मतलब 3 से डिविजिबल तो है। तो अगर देखो 3 2 6, 3 5 15 और 3 4 12, तो अगर हम यहाँ से देखें 3 0 2 4 0 0, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे आया 3 और रिमाइंडर कितना आया 4 2 0, क्लियर। तो इसका मतलब इस नंबर को हमने एक्सप्रेस किया क्या कि देखो ये ए की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू है, ये क्यू का वैल्यू था और ये आर है। समझ पा रहे हो क्या। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो अब अगेन क्या करते हैं अगले स्टेप में, देखो ये स्टेप 1 था, ठीक है, ये स्टेप 1 था। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाती है, बहुत ध्यान समझना,
अगर यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाती तो ये जो नंबर है ना 4052, ये 4052 को ही बोलते कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है 4052। बट ये 4052 मतलब ये अगर इसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 हुआ नहीं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगेन जो यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर को हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है 4052, ठीक है 4052, और जो भी रिमाइंडर था उस रिमाइंडर को यहाँ लेके आ जाएंगे 420। अब इससे डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्वोशेंट क्या आ रहा है। तो अगेन आप डिवाइड कर लो साइड में, देखो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4052 डिवाइड बाई 420, डिवाइड करो देखो क्या आ रहा है। देखो ये 420 है, ये 405 है, ठीक है तो डिविजिबल नहीं होगा। फिर आगे इसको चेक कर लो तो आई थिंक कितने 9 टाइम्स हो जाएगा क्या, 9 और एक बार चेक करते हैं 9 से, 9 0 9 18 36 1 37, ठीक है और 9 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 4200 हाँ 9 टाइम्स ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा, देखो ये 2 ये 15 -8 7 9 2 272 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब आया 9, रिमाइंडर आ गया 272। अगेन देखो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगेन 420 यहाँ आएगा, ठीक है 272 यहाँ आएगा, क्लियर। अब देखते हैं कि 272 को 420 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। देखो देख के समझ आ रहा है कि 272 है, यहाँ 420 है, 1 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ चेक करो 72 मतलब 28 इधर हो गया और 20 48 148 आ गया रिमाइंडर। क्या आ गया रिमाइंडर 148। अगेन रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो नंबर यहाँ पे रहेगा ना उसी नंबर को हम एचसीएफ बोल देंगे। तो ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 272, ठीक है तो 272 अगेन इस टर्म को हम यहाँ लेके आएंगे 148 इंटू अगर हम 2 करें, देखो 148 इंटू 2 करो क्या आ जाएगा, तो 148 इंटू 2 करो तो ये आ जाएगा 296, ज़्यादा हो जाएगा तो इसको 1 टाइम्स लिख जाओ 1, तो 1 तो कितना हो जाएगा, इधर आया 148 उधर 272, माइनस कर लो इसको, देखो 272 माइनस 148 करो कितना आ जाएगा 4 और 2 और 24 आ जाएगा ना। तो 24 रिमाइंडर आ गया, क्या रिमाइंडर आ गया सॉरी 124, तो रिमाइंडर कितना आ गया 124, क्लियर है। चलो अब आगे देखो अगेन क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया, देखो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो वापस से इस नंबर को हम यहाँ लेके आएंगे 148। अब ये 124 यहाँ आएगा इंटू 1 करो, देखो रिमाइंडर क्या आएगा, अभी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा देखो 124 और ये 48 है तो रिमाइंडर कितना जाएगा 4 10 14 और प्लस 8 कितना आ जाएगा 22, ठीक है 24 ठीक है, क्या रिमाइंडर आ गया 24। देखो अभी भी ये डिविजिबल नहीं हुआ, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम अगेन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्या था, देखो अब ये 124 था ना, तो अगले स्टेप में हम 124 को यहाँ लेके आएंगे और 24 को इधर लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा देखना 124 इक्वल टू, ठीक है 24 इंटू ये देखो 5 टाइम्स होगा, ठीक है 124 इंटू 5 करो तो कितना रहेगा 120, जब 120 करोगे तो प्लस रिमाइंडर कितना रहेगा 4, अगेन 24 इधर आएगा और यहाँ क्या देखो अगेन रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं है ना, जब जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा तब तक हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बात समझ आएगा, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा तो बस वही हमारा क्वेश्चन खत्म है। तो 24 अगेन 4 यहाँ आएगा, अब देखो 4 इंटू 6 किया, ये आ गया कितना 4 इंटू 6 24 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब देखो वो ध्यान से रिमाइंडर क्या आया हमारा 0, तो रिमाइंडर 0 आते ही जैसे ही हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था यही नंबर है हमारा क्या HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ आया। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ठीक है, हमको सिर्फ समझना इस चीज़ों को
इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ डिवीजन ही करना है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना क्या है कि हम इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज किस लिए करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, एचसीएफ। क्लियर है। और कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि सर सबसे पहले हम चेक करते हैं जब इसको डिवाइड करके अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इस नंबर को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते चलते हैं। देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, देखो सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। और फिर फाइनली जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, मतलब उसमें जो डिवाइजर था उसी डिवाइजर को हमने क्या बोल दिया, एचसीएफ बोल दिया। बात समझ आई, बात समझ आया सबको। एक और क्वेश्चन देखें, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इक्विवेलेंस डिवीजन का। देखो ये 196 और 38220, तो यहाँ दो नंबर है 38220 और 196, 38220 और 196, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू समथिंग आएगा। अब क्या आएगा उसके लिए डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। देखो 38220 और इसको अगर हम डिवाइड करें किससे, 196 से, तो देखो 196 से अगर डिवाइड करते हैं तो 382 है। अगर 2 टाइम्स कर दे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स लेके जाओ, तो अगर 1 टाइम्स करते हैं तो क्या रहेगा 196, डिवाइड कर लो इसको 12 माइनस 6 और यहाँ क्या आ गया 7, 17 माइनस 9 8 और 2 माइनस 1 1, 186 आया, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 ले लो, तो ये है लगभग 9 2 18, 9 टाइम्स के अप्रॉक्स आएगा। एक बार चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। तो 9 6 54, ठीक है, और ये रहेगा 86 और ठीक है, देखो 9 6 54, 5 9 9 81 और ये 81 और प्लस 5 86, फिर यहाँ पे कितना आ गया 8 और 9 1 9 और 9 प्लस 8 कितना रहेगा 17, ठीक है। इसको माइनस कर लो तो 12 8 आ जाएगा और यहाँ क्या गया 6, ठीक है। तो ये हो गया 5 15 6 9, ठीक है, ये 0 अगेन अगर यहाँ 0 लेंगे तो देखो अभी आ जाएगा आई थिंक 6 5 6 30, हाँ 5 टाइम्स इसको कर लो, 5 6 ये 0 3 5 9 ठीक है। देखो 5 6 30 0 3 आ गया और 5 9 कितना होता है 45 और 3 48 4 5 1 5 4 9, देखो ये 0 0 आ गया, ये पहले बार में 0 आ गया रिमाइंडर इसका। क्लियर, मतलब क्या हुआ कि इसका 195 आया कोसेंट और रिमाइंडर आ गया 0। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 देखते ही हमको समझ जाना है कि रिमाइंडर 0 आ गया पहले स्टेप में ही, तो इसका मतलब ये कि था कि जो ये 196 है यही क्या है हमारा एचसीएफ। तो 196 क्या हो गया यहाँ पे एचसीएफ हो गया। बात समझ आया, क्लियर है। करना कुछ नहीं, देखो डिवीजन करने में आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, बिना कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं होगा और सिर्फ डिवीजन ही तो करना है, बच्चों का काम है, वो बहुत आराम से कर लोगे। तो क्या इक्विवेलेंस डिवीजन मेथड समझ में आया क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं इक्विवेलेंस डिवीजन मेथड, ये बात समझ में आई, ठीक है। इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये बात समझ में आया, ठीक है। इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम मतलब जो ये प्रोसेस फॉलो करे ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम। अरे ये बात समझे। और लेमा क्या होता है सर, लेमा वही था जो हम बार बार लिख रहे हैं क्या कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम बोलते हैं क्या इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी लेमा, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा। तो बात समझ आया, इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम और इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा दोनों बातें समझ आई। चले आगे देखो, क्वेश्चन से ही समझते हैं आगे कॉन्सेप्ट, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। देखते हैं कैसे होगा ये। देखो मान लेते हैं कोई इंटीजर है ए, लेट ए इज एनी इंटीजर, अगर मानते हैं ए कोई एक इंटीजर है तो जब भी हमको इवन या ऑड चेक करना होता है हम कैसे चेक करते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज इवन नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज ऑड नंबर। तो इसका मतलब हमको 2 से डिवाइड करके चेक करना है। मतलब मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जो डिवाइजर है वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इवन या ऑड पता करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये था
कि हम यहाँ पे डिवाइजर अगर 2 ले लेते हैं तो इसका मतलब ए को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग कोशेंट प्लस समथिंग रिमाइंडर, यही तो आएगा। ठीक है, 2 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, एक बात बहुत समझने वाली बात है, आपको बताया था कि जो आर होता है ये हमेशा ही किससे छोटा होता है, डिवाइजर से। और यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब आर हमेशा किससे छोटा होगा, 2 से, और किससे बड़ा होगा, 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल थी यहाँ पे, आर की वैल्यू 0 पॉसिबल थी, आर की वैल्यू 1 पॉसिबल थी। क्या आर की वैल्यू 2 ले सकते हैं, नहीं, 2 से छोटा होना चाहिए। तो आर की वैल्यू 0 पॉसिबल है और आर की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1। आर की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1। ठीक है, आर इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1। इसका मतलब इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस 0, या फिर ए इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस 1। अब देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान समझेंगे। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये था कि 2 से ए डिविजिबल है, और अगर 2 से ए डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये इवन नंबर लिखा हुआ है। इवन नंबर लिखा है, क्यों, क्योंकि हमने ए को जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ए इज टोटली डिविजिबल बाई 2, देन ए इज कैसा नंबर, इवन नंबर। बात समझ आया। अब बात करते हैं इस नंबर की, देखो ध्यान से। जब हमने ए को डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था कुछ, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब जो ए था वो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाया, और जब ए 2 से डिविजिबल नहीं हो पाया तो कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा 2 ही रिमाइंडर ही आना था, आर इक्वल टू 0 या आर इक्वल टू 1 ही आया है। बात समझ पाए क्या, तो आर इक्वल टू 0 आया, आर इक्वल टू 1 आया, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। जब आर इक्वल टू 0 तो इवन, जब आर इक्वल टू 1 तो ऑड। इसलिए क्या हम बोल सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर को हम या तो इवन बोल सकते हैं या तो ऑड में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आ रही है बात समझे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3 वेयर अच्छा यहां पे देखो, यहां पे ये नहीं है, वेयर n इज सब इंटीजर, जहां पे n क्या है, इंटीजर है। समझते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले वो समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी ऑड नंबर हमेशा ही या तो 4m+1 के फॉर्म में लिखा होता है या फिर 4m+3 के फॉर्म में लिखा होता है। क्लियर है बात, कि सारे ऑड नंबर को हम या तो 4m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो 4m+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कोई एक नंबर है, कोई एक ऑड नंबर लेते हैं ए, ठीक है, या चलो कोई ऑड नंबर नहीं, कोई एक इंटीजर ले लो, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए। यहां पे क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ए को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ए को किसे डिवाइड किया, 4 से। और मान लेते हैं क्वोशेंट जो था, क्वोशेंट की वैल्यू कितनी आ गई, m। क्वोशेंट की वैल्यू कितनी आ गई, m, और रिमाइंडर कितना आ गया, r। रिमाइंडर कितना आया, r आ गया। समझ में आया बात। अच्छा, अगर a को हमने 4 से डिवाइड किया है, रिमाइंडर r आया है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि सर जो ये r की वैल्यू है ये 4 से छोटी होगी। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, लेकिन ये r पॉजिटिव भी होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से r की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, तो r की देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि r 0 हो जाए, या फिर r क्या हो जाए, 1 हो जाए, या फिर r क्या हो जाए, 2 हो जाए, या फिर r क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो r की यहां पे टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, क्या, 0 1 2 3। अब देख लेते हैं कि ये नंबर क्या बनेगा। ये नंबर बनेगा a इज इक्वल टू 4m+0 बन सकता है, या फिर a इज इक्वल टू 4m+1 बन सकता है, या फिर a इज इक्वल टू 4m+2 बन सकता है, या फिर a इज इक्वल टू 4m+3 बन सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ध्यान से देखो, अगर हम पहले वाले केस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पहले वाले केस की बात करें, a इक्वल टू 4m+0, तो देखो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब a इज टोटली डिविजिबल बाई 4। अच्छा, अगर a 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि a 2 से भी डिविजिबल होगा, और अगर a 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर कैसा नंबर हो गया, ये तो इवन नंबर हो गया। ये कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। अब बात समझो, देखो ध्यान से। अब हम इस नंबर की बात करते हैं
कि ए को जब हम 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आ रहा था 1। अच्छा, ए 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है 1, इसका मतलब जो ए था वो 4 से डिविजिबल नहीं है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए 2 से भी डिविजिबल नहीं है। और जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर कैसा हो गया? ये ऑड नंबर हो गया। कैसा नंबर हुआ? ये ऑड नंबर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, a इक्वल टू 4m+2 लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, a इक्वल टू 4m+2 लिखा हुआ है, तो a इक्वल टू 4m+2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 कॉमन ले लें और यहाँ आ जाए 2m+1। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2m+1। थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको, देखो ध्यान से। 2 कॉमन लिया, यहाँ आ गया 2m+1। क्लियर है? अब देखो, अगर मान लो ये कोई नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई है, कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब वो नंबर पक्का क्या होने वाला है? इवन नंबर होने वाला है। ठीक है? क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर तो वो इवन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में 3 ले लो, 3 कैसा नंबर था? ऑड नंबर था। लेकिन जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 6, और 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर हमेशा कैसा नंबर बन जाएगा? इवन नंबर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखो 2 कॉमन ने 2m+1 है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब कन्फर्म में कैसा नंबर है? इवन नंबर है। मतलब 4m+2 भी कैसा नंबर हो गया? ये भी इवन नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर हो गया। और बिल्कुल सेम जैसे भी हमने वो सीखा वैसे ही अगर 4m+3 की बात करें, देखो यहाँ से कोई 2 कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है? इसका मतलब 4 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 रिमाइंडर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये था कि जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 1 रिमाइंडर देगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ। और जब पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो एक ऐसा नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया। बात समझ आया? तो यहाँ से हमको ऑड नंबर क्या क्या मिला? एक तो ऑड नंबर मिला 4m+1 और एक ऑड नंबर क्या मिला? 4m+3। और वही क्वेश्चन में बोला है क्या कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3। देखो बात भी सही है कि देखो 4m+1 और 4m+3 वाला ही ऑड नंबर बन रहा है, बाकी 4m+0 या 4m+2 कैसा बन रहा है? ये तो इवन नंबर बन रहा है। बात समझ आया? ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप दोबारा से देखो, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ही आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, वहां आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है? बात समझ आ रहा है? चले आगे। ठीक है, देखो अब आते हैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे देखो क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन में ना आपको खुद समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है? जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या कि एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, मतलब जो दूसरा वाला मेथड होता है, क्योंकि ये तो हम जो मेथड सीख रहे हैं सिर्फ एचसीएफ फाइंड करेंगे, मेथड सीख रहे हैं किससे? इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा से। ठीक है? तो देखो क्या है, और स्वीट सेलर है 420 काजू बर्फी। हाँ, काजू बर्फी की बात कर रहा है भाई। ठीक है? तो अ स्वीट सेलर है 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट each stake has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in the each stake for this purpose? तो देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स पकड़ लिया करो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है he wants, ठीक है, लीस्ट एरिया। ठीक है? लीस्ट एरिया की बात कर रहा है। जब भी ये लीस्ट विस्ट की बात करे या इक्वल नंबर, देखो इक्वल नंबर यही बात किया होगा जरूर। देखो इसमें कहीं था ना सेम नंबर। ठीक है? सेम नंबर, लिस्ट एरिया, इन सब की बात करें तो तुरंत समझ जाया करो कि हमको एचसीएफ फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है? क्यों? क्योंकि एचसीएफ ही तो होगा। जैसे मान लो कि 420 और 130 का हम एचसीएफ फाइंड कर ले, तो 430 और 120 का जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ ही बताएगा कि कितने नंबर्स ऑफ बर्फीज या कितने नंबर्स ऑफ बादाम बर्फीज को हम प्लेट में रखेंगे। इक्वल इक्वल नंबर रखना है। ठीक है? तो बेसिकली जब भी ये लिस्ट एरिया मतलब लिस्ट वाला क्वेश्चन आए या सेम नंबर या कॉमन नंबर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया इसको अटेंड कैसे करो? सिंपल इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लो। किसका? 420 का और 130 का। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस डिवीजन मेथड सीखे हैं, तो उसी से इसका हम फाइंड करते हैं क्या? एचसीएफ क्या रहेगा? 420 इक्वल टू 130 इंटू क्या कर दिया बताओ? 3 टाइम्स चला जाएगा। हाँ सही है। देखो 30, देखो ना 130 इंटू 3 करो कितना आएगा? 093, 390 आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 30। ठीक है? देखो रिमाइंडर इक्वल टू 0 है नहीं, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमको प्रोसेस रिपीट करना है। और प्रोसेस रिपीट कैसे करते हैं? इस वाले टर्म को यहाँ लेके आएंगे, इस वाले टर्म को यहाँ लेके आएंगे, इक्वल टू
अब रिमाइंडर को हम यहाँ लेके आते हैं 30, क्या रहेगा 30 इंटू, अब डिवाइड करते हैं, देखो 34 जा होता है 120, ठीक है, तो 4 टाइम्स लेके जाओ, 34 जा 120, रिमाइंडर कितना आ गया 10। अगेन इस नंबर को हम यहाँ लेके आ जाएंगे 30 इक्वल टू, अब इसको यहाँ लेके आ जाओ, कितना रहेगा 10 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो यहाँ रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं था, इसलिए हमने प्रोसेस को रिपीट किया था, यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब जो ये नंबर था, ये नंबर है हमारा एचसीएफ, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, एचसीएफ की वैल्यू आ गई कितनी 10 समझ आया। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस, तो नंबर कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 बर्फीज आप एक प्लेट में उसको मतलब वहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो बात समझ आया क्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या फाइंड करना होता है हमको, एचसीएफ फाइंड करना होता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 10 हो गया। आ रही है बात समझे, चले आगे, ठीक है। ये देखो अच्छे लैंग्वेज में थोड़ा सोल्यूशन लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे आंसर आ रहा होगा कुछ, वही आंसर 10 आ रहा है इसका, ठीक है। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसको ट्राई करो, ट्राई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट में डालो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे अगेन, मतलब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। और फाइनली अपना जो टॉपिक था एक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, वो टोटली फिनिश हुआ। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि सर एक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम ये बताता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और यहाँ पे हमको एक बात और समझ में आती है कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा ही डिवाइजर से छोटी होती है और पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है। बात समझाया। फिर हम लोग समझे कि एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस है। एल्गोरिथम बेसिकली हम स्टेप्स को बोलते हैं, स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स इज नोन एज एल्गोरिथम, वेयर एज लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लेमा। तो एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम और एक्लिप्स डिवीजन लेमा में हम डिफरेंस भी पता किए। उसके बाद एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम हम किस लिए यूज करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो हमने एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ भी फाइंड किया और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किया, ठीक है। इसके अलावा आप अपने घर पे क्वेश्चन करें, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डालें, उसको जरूर बताया जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।